साथियों को सबसे पहला नमस्कार। अपनी आज पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था लगभग 162 तक के अपन पढ़ चुके थे आर्टिकल के बारे में। नॉर्मल अपन ने चीज़ें देखी थी, इतना ज़्यादा डीपली अपन ने इसको नहीं देखा था। एक बार के लिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं अपन, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहने लग जाए। देखो, राज्य शासन पढ़ रहे थे भाग 6 के तहत, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा राज्यपाल कौन से भाग में, भाग 6 में है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है, ठीक है। ये तो होते हैं इसके अनुच्छेद। बाकी जो इसके अधिकार या फिर शक्तियां हैं उनके अनुच्छेद अलग हैं, वो अपन धीरे धीरे करते पढ़ते जाएंगे। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है और केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए इसकी भूमिका कौन सी हो जाती है? दोहरी भूमिका हो जाती है। सबसे पहले राजप्रमुख का पद आया था शुरुआत के अंदर, उसके वो कौन बना था? सवाई मानसिंह बने थे। कब बने थे? 30 मार्च 1949 में। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन होता है 1 नवंबर 1956 को। उस टाइम पे क्या होता है? राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है और अपने पहले राज्यपाल कौन हो जाते हैं? गुरमुख सिंह निहाल। उसके बाद अपने देखा कि राज्यपाल जिसको बनाया जाता है उसकी क्या चीज़ देखी जाती है उसके अंदर। तो पहली चीज़ देखी थी कि लगभग वो क्या हो, राजनीति छोड़ चुका हो बंदा हो, ऐसा बंदा होना चाहिए। दूसरी बात, राज्यपाल ना किसी दूसरे स्टेट का बंदा होना चाहिए, ठीक है, उसी स्टेट का बंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन ने देखे थे अनुच्छेद में क्या देखा था अपन ने कि 153 से लेकर 162 तक होते हैं। 153 से अपन ने याद क्या करना स्टार्ट किया था? राशन, कार्य, यशस्वी और छवि। रा से क्या याद किया? राज्यपाल का पद। श से क्या याद किया? कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। न से क्या याद किया? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सहायता से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता से। फिर कार्य से क्या याद किया? कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन इसको पहले भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। उसके बाद देखा अपन ने यशस्वी। यह से देखा अपन ने इसकी योग्यताओं का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 157 में। फिर देखा शर्तें, यानी कि सेवा शर्तें, उसको क्या क्या भत्ते मिलेंगे, टिकट मिलेगी, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, क्या क्या शर्तें हैं उसकी, वो सब चीज़ें। सेवा के लिए जो शर्तें हैं वो 158 में देखा। फिर अपन ने शय से देखा उसकी शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का सीजे उसको शपथ दिलाता है। उसके बाद देखा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति उनको कोई भी काम सौंप सकता है, तो वो चीज़ 160 में हो गई। उसके बाद देखा हमने छः से क्या याद किया? अक्षय का मतलब क्षमा याद कर लिया हमने। क्षमा दान मतलब कि राज्यपाल की जो क्षमा दान की शक्तियाँ वो कौन से अनुच्छेद में? 161 में। उसके बाद में वी मतलब विस्तार, मतलब राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होता है? 162 में लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें अपन कल इनके बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ राज्यपाल से संबंधित। देखिए, राज्यपाल, देखो राज्यपाल के बारे में सबसे पहले अपन देख चुके थे कि इसकी दोहरी भूमिका होती है, देख लिया था। अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं अनुच्छेदों से ही। 153 अनुच्छेद। 153 अनुच्छेद में क्या मिलता है? सबसे पहले तो मिलता है कि राज्यपाल का एक पद होगा, राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। 153 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल का क्या होगा? एक पद होगा। इतनी बात इसके अंदर लिखी हुई है। मूल जो संविधान था ना अपना, जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उसके अंदर क्या लिखा गया था? उसके अंदर सिर्फ ये लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। इतनी बात लिखी है। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन था ना, उसके अंदर पता क्या लिख दिया? उसके अंदर ये लिख दिया कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। समझ के मतलब कहने का क्या है कि पहले जब अपना संविधान लागू हुआ था ना, उस टाइम पे ये था कि एक राज्य का एक राज्यपाल ही होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था ना, तो उसके अंदर एक प्रावधान ये कर दिया गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन से बात हुई है?
7वें संविधान संशोधन से। 153 में सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई है कि राज्यपाल का पद का उल्लेख मिलता है 153 में। दूसरी बात क्या आपने देखी इसके अंदर कि जो 7वां संविधान संशोधन था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही बंदा राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अब देखिए जो 7वां संविधान संशोधन था उससे पहले पोस्ट कौन सी हुआ करती थी? राज प्रमुख की। पहले कौन सी पोस्ट हुआ करती थी? राज प्रमुख की। कौन सी? राज प्रमुख की। तो आप बताइए अपने राज प्रमुख कौन थे पहले? सवाई मान सिंह। ठीक है, उसके बाद में जब 7वां संविधान संशोधन लगा तब क्या हुआ? राज्यपाल की पोस्ट लेके आ गए थे। तो राज्यपाल अपने पहले कौन हो जाएंगे? राज्यपाल कौन से हो जाएंगे? गुरुमुख सिंह निहाल। कौन हो जाएंगे? गुरुमुख सिंह निहाल। ये अपने पहले क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। पहले राज प्रमुख कौन है? मान सिंह है, और राज्यपाल कौन से हो जाएंगे? गुरुमुख सिंह निहाल। इतनी चीज़ें 153 के अंदर पढ़नी थी, आपको याद हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो अपन ने राशन से रा पढ़ लिया। रा का क्या मतलब था? राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। मेन बात तो यही है, बाकी चीज़ें तो इसके अंदर ऐड ऑन की है कि 7वां संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक बंदा राज्यपाल हो सकता है। उसके साथ 7वें संशोधन के अंदर क्या किया गया था? राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। पहले कौन सा हुआ करता था? राज प्रमुख हुआ करता था। अब देखते हैं अपन 154। आप बताइए 154 में किसका उल्लेख था? अपने रा और शय का क्या मतलब था? जो कार्यपालिका शक्तियाँ होगी उनका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। कार्यपालिका शक्तियों का संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जिसका उल्लेख संविधान में किया हो। ये बात संविधान में लिखी हुई है कि कार्यपालिका शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख होगा, प्रमुख राज्यपाल होगा। इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं ना 154 को, क्योंकि संविधान में बात लिखी हुई है। कोई भी चीज़ आ जाती है ना, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये संस्था संवैधानिक है या फिर विधायी है, कौन सी संस्था है ये, अगर उस संस्था का उल्लेख संविधान के अंदर कहीं मिलता है तो वो संवैधानिक संस्था हो जाएगी। जैसे पंचायती राज संस्थाएं है ना, उनका उल्लेख किन के अंदर मिलता है? संविधान के अंदर लिखित है बाकायदा, तो अपन उनको क्या बोलते हैं? संवैधानिक संस्थाएं। कुछ आयोग, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं मिलता है, उनको अपन कोई बिल से बनी हुई या फिर कोई विधायी इस प्रकार की संस्थाएं बोलते हैं। संवैधानिक, असंवैधानिक इस प्रकार की संस्थाएं उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? जो कार्यपालिका शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? 154 के अंदर। ठीक है, अब ये जो कार्यपालिका का मतलब प्रमुख तो हो गया राज्यपाल। अब राज्यपाल अपने कार्य को करेगा कैसे? तो वो करता है समस्त कार्यों को। कौन से? समस्त कार्यों को या तो वो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधिकारियों के माध्यम से करेगा मतलब या तो वो खुद करेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा? अपने नीचे के जो अधिकारी होते हैं ना उनके थ्रू करेगा। अब नीचे के अधिकारियों को इससे क्या तात्पर्य हो गया? इनसे तात्पर्य हो गया मुख्यमंत्री। कौन हो गया? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। क्योंकि ये तो एक कागजी अपन बात कह सकते हैं कि राज्यपाल क्या प्रमुख है, लेकिन इसका एक्चुअल में काम कौन करता है? काम उठाता कौन इनसे? सही, मुख्यमंत्री लाके इसको बोलता है कि भाई साइन कर, तो राज्यपाल को क्या है वहाँ पे चुपचाप साइन करने पड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है ना, इनके माध्यम से ही राज्यपाल क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो संविधान के अंदर तो किनको प्रमुख बनाया गया है? राज्यपाल को। लेकिन अगर अपन वास्तविक या राजनीतिक प्रमुख देखें ना, राजनीतिक या फिर वास्तविक प्रमुख वो कौन होता है? तो वो भाई साहब सीएम ही होता है। सीएम के पास ही सारी पावर होती है। ये तो कहने की बातें हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हुई क्लियर। अपन ने क्या देखा? 154 रा शय मतलब शक्तियाँ। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? राज्यपाल में। ये अपन पढ़ चुके थे। अब राज्यपाल क्या है?
अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? तो शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन से होते हैं? मुख्यमंत्री या फिर उनकी मंत्री परिषद। ठीक है, संविधान के रूप में अपन देखें तब तो मुख्य है, प्रमुख है राज्यपाल, लेकिन अगर राजनीतिक तरीके से देखें या फिर वास्तविक प्रमुख जो होता है ना, वो अपना सीएम ही होता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अनुच्छेद 155 क्या हो गया? न का मतलब क्या हो गया? नियुक्ति। नियुक्ति हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं नियुक्ति। अब आपको मैंने क्या बताया था? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, होगी चीज इतनी क्लियर? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, अपन एक चीज़ और देखते हैं कि इनकी नियुक्ति तो चलो राष्ट्रपति करता है। ये पद कहाँ से लिया गया था? ये पद कनाडा से लिया गया था। शायद मैं लास्ट क्लास में बताया था या नहीं बताया था, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कनाडा से क्या लिया गया था? ये पद लिया गया था। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें एक ध्यान रखनी है। जैसे इनकी नियुक्ति है ना, नियुक्ति से रिलेटेड ना काफ़ी सारी बहस हुई। ठीक है, संविधान सभा के अंदर कि इनको अपन नियुक्त करें या फिर निर्वाचित करें। नियुक्त और निर्वाचित का मतलब आप समझ गए ना क्या होता है? नियुक्त का मतलब तो ये हो गया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, वो क्या करेगा? आके किसी बंदे को पकड़ेगा, उसको नियुक्त कर दिया, उसको तो बोलते हैं नियुक्त करना। ठीक है, एक हो गया निर्वाचित करना। निर्वाचित का मतलब ये हो गया कि बकायदा उस बंदे का क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के बाद बंदा वहाँ पे पहुँच रहा है। तो बहस हुई, तो कुछ लोग बोले थे कि नहीं नियुक्त करते हैं, कुछ लोग बोले कि इसका चुनाव करवाते हैं। फिर कुछ लोगों ने ये मत दिया कि अगर चुनाव करवाया तो बेवजह ही खर्चा बढ़ेगा, जबकि अपने को राज्यपाल की पोस्ट का ज़्यादा काम नहीं है। उसका तो काम क्या है? सिर्फ साइन करना है और क्या है? केंद्र का प्रतिनिधित्व करना है। अगर बंदा चुनाव जीत के आएगा तो मतलब वो राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। अगर बंदा वो राजनीति में सक्रिय है तो वो क्या करेगा? कीड़े करेगा। कीड़े कहाँ करेगा? सीएम के काम में करेगा। इस वजह से क्या होगा? उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, राज्यपाल और सीएम के बीच में। वो कहेगा मैं भी चुनाव जीत के आया हूँ, तो इधर राज्यपाल कहेगा मैं भी चुनाव जीत के आया हूँ, मैं कौन सा ऐसी फोकट में थोड़ा ना आया हूँ। इस वजह से क्या है? ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, इसको खत्म करने के लिए ही क्या किया गया था? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लेके आए थे कि इनकी क्या होगी? नियुक्ति होगी। इतनी चीज़ हो क्लियर? अब पता क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के ना संदर्भ में ना कुछ आयोग बनाए गए थे। राज्यपाल की नियुक्ति थी ना, उसके लिए संदर्भ में ना कुछ आयोग बनाए गए थे। उन आयोग को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसमें पहला आयोग कौन सा था? राजमन्नार आयोग। ठीक है, दूसरा आयोग कौन सा था? सरकारिया आयोग। क्या नाम है? सरकारिया आयोग। तीसरा आयोग है पुंछी आयोग। क्या नाम है? पुंछी आयोग। ठीक है, इन तीनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति हो या फिर उनके बीच में अपन और क्या क्या काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे सिंपल पूछा जाए ना, राजमन्नार, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध है इसका। ठीक है, होगी थी चीज़ क्लियर? देखो, जो राजमन्नार था ना, उसका गठन हुआ था 1969 में, 1969 के अंदर। ठीक है, इतनी चीज़ होगी क्लियर? गठन कब हुआ? 1969 के अंदर। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब अपन जब ज़्यादा और आगे पढ़े ना डीपली, अभी क्या है, अगर आपको मैं ज़्यादा और अंदर की चीज़ें बताने लगे ना, आप बोर हो जाओगे और टॉपिक अपना यहीं का यहीं पढ़ा रहेगा। एक बार के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी चीज़ें अभी अपने को पढ़नी चाहिए वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटेल में तो देखो अपने को पूरा पूरा खाना ही पड़ेगा। तो जितनी चीज़ें अभी के लिए अपने लिए ज़रूरी है ना, रट्टा मारना ज़रूरी है, जिससे क्या अपनी थोड़ी समझ बन जाए सब्जेक्ट को लेकर, अभी उतनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, वैसे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला, मैं एक एक चीज़ करवाऊंगा आपको, आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या याद करना है? जो राजमन्नार, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग है, इनका संबंध किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, उसके बाद देखा अपने राजमन्नार का गठन कब हुआ था? 1969 के अंदर हुआ था। ठीक है, और सरकारिया आयोग का कब हुआ था? 1983 के अंदर हुआ था। उसके बाद अपन बात करें अगर पुंछी आयोग की आपको सिफारिशें भी याद करनी है, तो वो पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 के अंदर। कब हुआ था? 2007 के अंदर। अब ये जो पुंछी आयोग है, इसकी कुछ सिफारिशें थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो अपन एक बार के लिए हल्का फुल्का देख लेते हैं।
पुंछ आयोग पहली बात क्या बोलता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना, राज्यपाल का कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी भी मुंह उठा के उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर उसको हटा रहे हैं। उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और उसको पद से हटाना ना, पद से हटाना सरकार के हाथों में न हो, सरकार के हाथों में न हो, यानी कि वो उनके सरकार के हाथों की कठपुतली बन के न रह जाए। ठीक है, इसलिए क्या कहा पुंछी आयोग ने कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए हर हालात के अंदर। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? दूसरी बात बोली, जैसे अपन पढ़ेंगे ना कि विधानसभा या विधान परिषद, तो इसके अंदर ये लिखा गया कि विधानसभा से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है, मतलब कोई बिल पास हो जाए, उसके बाद में राज्यपाल को 6 महीने के अंदर अंदर उस पर साइन करने होते हैं। मतलब उसको जवाब देना होता है, उसका रिप्लाई देना होता है। ऐसे नहीं कि आप डाल के बैठ के 2-2 साल तक उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। तो ये क्या है, 6 माह के बीच क्या करना होगा, के बीच बिल पर या फिर विधेयक पर, बिल पर साइन करने होंगे। आप सीधा ही समझ लो, साइन करने होंगे। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल है ना उसको हटाया कैसे जाएगा? उसको हटाया जाएगा महाभियोग की तरह। महाभियोग लगना चाहिए किस पे? राज्यपाल पे, तभी उसको हटाया जा सके। ऐसे नहीं कि आप मुंह उठाया कभी भी उसको हटा दो। अभी के लिए आपको ये 3 बातें ही याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी? राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, ये कौन से आयोग ने कहा था? पुंछी आयोग ने। इसको पद से हटाना सरकार के हाथों में नहीं हो, ये बात किसने कही थी? पुंछी आयोग ने। उसका 6 माह के बीच बीच में बिल पर साइन करना जरूरी है, ये बात किसने कही थी? पुंछी आयोग ने। उसके बाद राज्यपाल को हटाया कैसे जाना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि महाभियोग से ही इनको हटाया जाना चाहिए। होगी इतनी बात क्लियर? देखो दोबारा से देख लेते हैं अपन इनकी। 155 में बात कर रहे थे इनकी नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। मतलब जो ये आज के टाइम पे अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या करेंगे अपने किसी भी एक अब एक सिंपल से वे में समझिए। अगर मान लो आपका एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 4 कैबिन बने हुए हैं, आप क्या हो? ऊपर बॉस हो। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है, इनमें से ना कोई बंदे आपस में मतलब गठबंधन ना कर ले कि भाई साहब अपन क्या करते हैं, सारे जने सैलरी बढ़ाने के लिए कोई बात कर लेते हैं या फिर अपन तो यहाँ से छोड़ के चल जाते हैं। उनके बीच में कोई तगड़ा गुट ना बने, इसलिए बॉस क्या करता है, अपना एक एक खबरी हर सेक्शन के अंदर छोड़ के रखता है, जो अच्छा बॉस होता है। ठीक है, ताकि वो क्या अंदर की खबरें उनको बताता रहता है कि भाई साहब ये बंदा है ना, ये जो पर्टिकुलर राजेश नाम का बंदा ये सबको ख़राब कर रहा है, कि अपन क्या करते हैं ऑफिस छोड़ने की धमकी देते हैं, फिर अपनी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर ये बंदा बोल रहा है कि अपन खुद का ऑफिस खोल लेते हैं, इस प्रकार से ख़राब कर रहा है। तो अंदर की खबरें कौन देगा? जो उनका खबरी होगा। तो एक हिसाब से जो राज्यपाल होता है ना वो खबरी होता है। किसका? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का। वो उनको खबरें देता है अंदर की, कि अंदर कौन कौन से, क्योंकि कोई भी बिल पास होगा तो उस पर साइन किसके होंगे? राज्यपाल के। तो जैसे कोई बिल आएगा, अगर उसको गड़बड़ लगती है कि इस बिल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा? सीधा सीधा उनको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई साहब ये ऐसा कोई बिल लेके आए हैं जिसके अंदर हो सकता है आगे सुरक्षा में कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर अपने जो DPSP है उनमें दिक्कत आ सकती है, मूल अधिकारों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, ये पोस्ट लाई गई थी, कौन सी? राज्यपाल की। तो जो राष्ट्रपति है ना वो तो नियुक्त करता है, लेकिन बंदा होगा कौन, उसकी कौन अनुशंसा करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन आएंगे? एक तो आएंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद है उनकी जो मंत्रिमंडल है, जो जीत के गए थे, उनका जो मंत्रिमंडल है, ये सभी मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई साहब कौन से बंदे को अपने को वहाँ पे अपॉइंट करवाना है। बस इसके हाथों तो मतलब ये समझ लो दिया वो उद्घाटन होता है तब अपन करवाते हैं ना, मोमबत्ती जलवाते हैं, इसके हाथों तो बस मोमबत्ती जलवाई जाती है कि हाँ बस इसने नियुक्त किया, बाकी सारा करा धरा किसका होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का ही होता है। ठीक है, ये पद अपन ने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, उसके बाद देखा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ना, उससे रिलेटेड अब तक 3 आयोग बन चुके हैं नियुक्ति से रिलेटेड। कौन कौन से हैं? राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। ठीक है, राजमन्नार आयोग 1969 में बना था, सरकारिया आयोग 1983 के अंदर बना था और पुंछी आयोग 2007 में बना था। ठीक है, ये डेट आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना।
क्योंकि क्या अभी के लिए आपको हो सकता है कि लगे कि यार ये जैसे वो पटवारी का एग्जाम हो गया, JN IN का एग्जाम हो गया, इन एग्जाम में हो सकता है कि रेयरली पूछा जाए। लेकिन अगर जैसे ही आप RAS का या कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दोगे ना, मेंस का एग्जाम दोगे, उनके अंदर ये डेट लिखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में आयोगों के गठन के बारे में बताइए, 50 शब्दों में, 100 शब्दों के अंदर। उस टाइम पे आपको राजमन्नार आयोग और आगे आपको इनकी गठन की डेट भी लिखनी होगी। जब ये लिख देते हो तो उन पे इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको एक बार के लिए डेट बता दी है। बाकी जब और इसके अंदर जो चीज़ें वो अभी बताने लायक नहीं है, सिर्फ पुंछी आयोग की चीज़ें थी वो बताने लायक, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, इसको पद से हटाना सरकार के हाथों में नहीं होना चाहिए, और 6 माह के बीच बीच में क्या करना चाहिए, इसको बिल पर साइन करके वापस भेज देना चाहिए। और एक इसको हटाया कैसे जाए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महाभियोग से हटाया जाए। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, वैसे ही राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ चुके हैं, 155 तक, यानी कि अपना राशन खत्म हो चुका है। रा पढ़ लिया, शय पढ़ लिया और न पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक कार्य, तो क्या हो जाएगा 156 में क्या हो जाएगा, इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, कार्यकाल। देखो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः तो होता है 5 साल, सामान्यतः होता है 5 साल, ठीक है। 5 साल के बाद में क्या है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्या कर सकता है, दोबारा अपॉइंट कर सकता है, उसी राज्य में कर सकता है, या इसका क्या कर सकता है, किसी दूसरे राज्य में अपॉइंट कर सकता है इस बंदे को, या फिर इसका ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सामान्यतः इसका 5 साल है, लेकिन इसको हटाया कभी भी जा सकता है, फिक्स नहीं है 5 साल। ये कब तक रहेगा पद पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है, ही पद पर रहता है। होगी इतनी चीज क्लियर। इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, सामान्यतः कितना होता है, 5 साल। उसके बाद ये क्या करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। इसकी पदावधि या कार्यकाल या फिर पदावधि भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इतनी चीज होगी अपन को क्लियर। अब देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसका ट्रांसफर भी कर सकता है, राष्ट्रपति इसका क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है। इसके साथ साथ आपने को ये देखना है कि अगर मान लो राष्ट्रपति का राज्यपाल का पद अगर मान लो खाली हो जाता है, मान लो 5 साल हो गए, उसके बाद में क्या है, या फिर अब इसको पहले हटा दिया किसी भी कारण से, अगर मान लो राज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया, या फिर राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या फिर राज्यपाल को हटा दिया राष्ट्रपति ने, तो क्या हो गया, पद खाली हो गया। पद रिक्त होने पर अब इसकी जगह कौन बनेगा, राज्यपाल, क्योंकि उपराज्यपाल का पद है होता ही नहीं है, तो इस वजह से कौन बैठेगा, पद रिक्त होने पर हाई कोर्ट का CJ राज्यपाल बनता है, राज्यपाल बनता है। होगी इतनी चीज क्लियर। अगर मान लो किसी वजह से पद रिक्त हो गया, चाहे वो राज्यपाल मर गया हो, या फिर राज्यपाल को हटा दिया गया हो, राज्यपाल दिवालिया घोषित हो गया हो, पागल हो गया हो, या फिर उसने खुद ने त्यागपत्र दे दिया हो, ऐसी कंडीशन होने पर जब भी पद रिक्त हो गया ना, तो क्या करेगा, हाई कोर्ट का जो CJ है वो क्या बन जाएगा, राज्यपाल बन जाएगा, उपराज्यपाल नहीं बनेगा। ये ध्यान में रख लेना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लो 5 साल हो गए हैं, उसका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, किसका, राज्यपाल का, अब क्या है, नया राज्यपाल अब तक आया नहीं है, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है वो अब तक आया नहीं है, उसने अपनी सीट ग्रहण की नहीं है। तो जब तक नया उत्तराधिकारी आकर सीट ग्रहण नहीं करेगा, चाहे इसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाए, यही राज्यपाल रहेगा, यही अपनी सीट पे रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ होगी क्लियर कि अगर मान लो कार्यकाल, या फिर कार्यकाल नहीं, उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होने तक राज्यपाल पद ग्रहण किए रहता है, पद ग्रहण किए रहता है, ठीक है, चाहे उसका कार्यकाल कंप्लीट ही क्यों ना हो गया हो।
यानी कि आप समझिए ना, उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होने तक वो क्या करता है, अपना बैठा ही रहेगा सीट पे, चाहे उसका कार्यकाल खत्म ही क्यों ना हो गया हो। ठीक है, ये थी चीज़ हो क्लियर। अब देखो, राज्यपाल को क्या है, पुनर्नियुक्त भी कर सकते हैं, पुनर्नियुक्त भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अभी तक मैंने बता चुका था कि चाहे तो राज्यपाल को वापस नियुक्त कर सकते हैं या उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की जा सकती है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थी चीज़ क्लियर होगी। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान या प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। संविधान में अपने आप ही नहीं है, क्योंकि संविधान में बोल क्या दिया गया है, ये बोल दिया गया ना कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। तब क्या इसको हटाने की प्रक्रिया, जब राष्ट्रपति का मन करेगा तब वो उसको क्या करेगा, हटा देगा, सिंपल सी बात। लेकिन ये याद कर लेना कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ऐसा करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो काफ़ी जने गट्टा गोली खा सकते हैं। तो अपने को इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान या प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, हो गया इतनी चीज़। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो इनका ट्रांसफ़र होता है ना, TRANSF या ट्रांसफ़र, इसका भी उल्लेख कहीं भी नहीं है, ट्रांसफ़र का उल्लेख भी संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें भी नहीं लिखी। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रख लेना। सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सत्य असत्य कथन में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान राज्यपाल के अनुच्छेदों में है, तो नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि उनका कोई संविधान में है, पूरे संविधान में नहीं है, अनुच्छेदों में तो बात दूर है। उसके बाद बोलता है कि इसको ट्रांसफ़र का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। ये व्यवहारिक बात होती है कि इनका राष्ट्रपति ट्रांसफ़र कर देता है, बाकी अनुच्छेद में कहीं पे भी गया है। ठीक है, होगी इतनी चीज़ क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अब तक अपने कौन सा पढ़ लिया था, राशन कार्य। अब पढ़ते हैं यह से क्या हो जाएगा, योग्यताएं। देखो 157, यह से क्या हो जाएगा, योग्यताएं। इसकी दो ही योग्यताएं हैं, ज़्यादा अपने को मत्था ही नहीं मारना, इसकी सिर्फ दो ही योग्यताएं हैं। अगर दो के अलावा कोई भी योग्यता वो बताए तो मतलब समझ लेना वो अपनी फिरकी काट रहा है, अपने को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश कर रहा है बंदा। ठीक है, उस टाइम पे अपने को बच के रहना है। इसकी दो ही योग्यताएं हैं। पहली तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसमें भी गोली दे सकता है, वो क्या लिख सकता है, मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, या फिर जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, चाहे वो विदेश में जन्मा हो, कहीं मर्जी जन्मा हो, लेकिन अगर उसने आज अपने भारत की नागरिकता ले रखी है ना, तो वो क्या है, एप्लीकेबल है किसके लिए, राज्यपाल बनने के लिए, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। लेकिन अपन मूल जन्म से या फिर मूल रूप से भारतीय होने की कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ ये है कि जिस दिन उसका चुनाव हो रहा है उस दिन वो क्या है, चुनाव क्या मतलब नियुक्त हो रहा है, उस दिन क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या याद करनी है, इसकी न्यूनतम आयु कितनी, न्यूनतम आयु कितनी है उसकी, वो है 35 वर्ष। बस ये दो ही चीज़ें आपको याद करनी है। तीसरी चीज़ वो आपको फंसा देगा कि वो उसकी मतलब योग्यता में बता देगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, या फिर राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए, या फिर विधानसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में। हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या हैं कि वो कोई भी मतलब लोकसभा राज्यसभा इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो इनका सदस्य है ना, तो जिस दिन भी वो राज्यपाल बनेगा ना, उनकी वो सदस्य समाप्त हो जाएगी। वो क्या नहीं होना चाहिए, MP MLA नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जिस दिन राज्यपाल बनेगा, राज्यपाल पद ग्रहण करेगा,
MP MLA की सीट उसकी स्वतः खाली हो जाएगी। ठीक है, ये शर्त आपको बस हल्का फुल्का सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। आपको अब अगर मान लो पूछ लिया जाए या क्वेश्चन में जैसे मैं भी दे दूं कि योग्यताओं के अंदर दे दिया कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है व अधिकतम आयु 65 वर्ष है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम आयु का उल्लेख कहीं भी नहीं है। नोट करके यहीं कहीं लिख लेना, आप नोट करके बढ़िया सा लगा के, क्योंकि इसमें मैं भी फंसा दूंगा आपको, कोई भी फंसा देगा। अधिकतम आयु का उल्लेख कहीं भी नहीं है, आयु का उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं है। होगी इतनी चीज़ क्लियर कि क्या है, अधिकतम आयु का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। और इसकी शैक्षणिक योग्यता, क्या चीज़, शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख भी कहीं नहीं है, उल्लेख कहीं नहीं है। अब ये फंसाएगा कहाँ से आपको, वो सीधा देगा कि इनमें से कौन असत्य कथन का चुनाव कीजिए। राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसकी कम से कम 8वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं पास होना चाहिए, और एक आधा कोई और सत्य कथन दे देगा, कुछ भी दे देगा मतलब। ठीक है, तो आपको याद, आप नहीं सोचो कि यार शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं पास तो कम से कम हो गई, तो आपको याद रखना है उसकी योग्यताएं सिर्फ 2 ही चीज़ों से डिसाइड होगी। कौन कौन सी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो भी मूल रूप से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। वो आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम के अंदर जब उसका नियुक्त किया जा रहा है उसको, उस टाइम पे वो भारत की नागरिकता उसने ले ली होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक याद करना, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए भाई साहब 35 साल। ठीक है, होगी इतनी चीज़ क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है अपना 158 में अपन ने क्या देखा था, यह हो गया। अब शे से क्या याद किया था, सेवा शर्तें। अब सेवा शर्तें में क्या क्या है, सेवा शर्तों में ये है, राज्यपाल की जो सैलरी होती है ना, क्या सैलरी होती है, वो कौन देता है, वो देता है संसद। ठीक है, मतलब उसका सैलरी का निर्धारण कौन करेगा, सॉरी गलत बता दिया मैंने, कि सैलरी का निर्धारण कौन करेगा, संसद निर्धारण करेगी कि उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर राज्य अगर निर्धारण करने लग जाए तो कई राज्य बोलेंगे हम तो हमारे जो राज्यपाल है उसको 15,000 रुपये सैलरी देंगे, कोई कहेगा हम तो 2.5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, इस हिसाब से ये उल्टा पुल्टा फेर खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये पोस्ट किसकी है, प्रतिनिधित्व तो किसका कर रहा है, केंद्र का कर रहा है, तो उसके लिए सैलरी का डिसाइडेशन कौन करेगा, संसद करेगी। संसद अपना एक विधेयक बनाएगी, उसके अंदर बता देगी कि इसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनको सैलरी मिलती कहाँ से है, इनको सैलरी मिलती है राज्य की समेकित निधि या फिर संचित निधि, आप संचित निधि याद करें, समेकित निधि जाने दो पढ़ने। ठीक है, संचित निधि से क्या दी जाती है, इनको इनकी सैलरी दी जाती है। लेकिन याद रखना, जब भी इनकी पेंशन की बात होगी तो वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, मतलब उनकी जो सैलरी होगी ना वो तो कौन देगा, राज्य देगा अपनी संचित निधि से, और जो पेंशन है ना वो भारत सरकार देगी, कहाँ से, उसकी खुद की संचित निधि से। 2 चीज़ें क्लियर होगी, पहले तो सैलरी के बारे में अपन ने देख लिया बात। उसके बाद आज के टाइम पे उसको सैलरी कितनी मिलती है, भाई साहब सैलरी गजब मिलती है। सैलरी मिलती कितनी है उसको मिलती है 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए मिलती है। ऐसे ही पागलों की तरह RAS की तैयारी कर रहे हो, 35 साल की उम्र लो और भारत के नागरिक हो, जाके क्या बन जाओ, राज्यपाल। ठीक है, और वो भी टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मुश्किल से पूछे जाए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद कर लेना, 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी टैक्स फ्री होती है। ठीक है, उसके बाद में जब तक ये पद पर बना रहेगा ना, इसके रुपए तनख्वाह बढ़ाई भले ही जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। ये बताने वाली बात थी, मैंने बता दी, लिखवाने वाली बात ये नहीं है।
ये बात भी आपको पता होगी कि राज्यपाल को जब आजकल एक छोटे छोटे 4th ग्रेड को भी क्वार्टर मिल जाता है तो राज्यपाल को भी आवास की व्यवस्था करके दी जाएगी, उसकी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाएगी, उसकी हवाई सुविधा भी उपलब्ध होती है। ये भी चीज़ लिखाने वाली नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब लिखाने वाली चीज़ है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो, अगर मान लो, जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको क्या बनाना है, राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ का बनाना है, ये बना दिया राजस्थान का, और ये बना दिया कहाँ का, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इन दोनों का राज्यपाल बनाना है। अब बताओ इसको सैलरी कितनी मिलेगी, क्या उसको सैलरी 3.5 और 3.5 मिला के 7 लाख मिलेगी? अगर 7 लाख नहीं मिलेगी तो इनको सैलरी कितनी मिलेगी, उस चीज़ के बारे में देखिए क्या होता है। केंद्र, अब सैलरी कौन दे रहा है, केंद्र दे रहा है। डिसाइडेशन कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। राज्य तो सिर्फ उनको सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, डिसाइडेशन कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। केंद्र क्या बोल रहा है, इस बंदे को सैलरी कितनी जानी चाहिए, 3.5 लाख रुपए। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, इसकी सैलरी तो कितनी होगी, 3.5 लाख रुपए ही होगी, इसको डबल सैलरी नहीं मिलेगी। अब ये हो गया कि 3.5 लाख रुपए है, तो इनमें से आधे आधे देंगे सैलरी के, या फिर कितने कितने रुपए देंगे। अब ये डिसाइडेशन कौन करेगा, तो ये डिसाइडेशन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने अगर बोल दिया ना कि राजस्थान तो देगा 50% और मध्य प्रदेश देगा 50%, तो इन दोनों को क्या है, 50-50% देना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि राजस्थान देगा 25% और दूसरा देगा 75%, तो इस हिसाब से इनको सैलरी देनी पड़ेगी। जितना राष्ट्रपति ने एक निश्चित तय कर दिया, उसी हिसाब से ही इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, होगी इतनी बात, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने के ना अनुसूची है, अनुसूची है कुछ, जैसे देखो मैं बताता हूँ, अनुसूची 2 कौन सी है, अनुसूची 2। अनुसूची 2 के अंदर क्या है, बहुत से पद हैं जिनकी सबकी सैलरी कितनी कितनी मिलेगी, वो अनुसूची 2 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, क्या है, जितने भी चाहे मंत्री हैं, संतरी हैं, कोई भी IAS अधिकारी है, सभी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे मुख्य सचिव है, संभागीय आयुक्त है, कोई भी बंदा है बड़े से बड़ा, उसकी सबकी सैलरी का प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है, अनुसूची 2 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी बंदा हो चाहे इंडिया का, लेकिन 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनकी सैलरी का प्रावधान अनुसूची 2 में नहीं है, बल्कि कहाँ है, उनके पर्टिकुलर अनुच्छेद में है। ठीक है, देखिए एक पहला बंदा कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में भी एक प्रावधान है, एक अनुच्छेद है जिसके अंदर बताया गया कि इनको इतनी सैलरी मिलेगी, तो मतलब उनका अनुसूची 2 के अंदर नहीं नाम होगा। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हो गया उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलेगी, उसका डिसाइडेशन अनुच्छेद अनुसूची 2 के अंदर नहीं है, बल्कि इसके लिए पर्टिकुलर एक अनुच्छेद है। और तीसरा आता है अपना राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में भी अनुसूची 2 में उल्लेख नहीं मिलता है, इसका पर्टिकुलर खुद का क्या है, एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा, 158। अब अनुच्छेद में बता दिया तो अनुसूची 2 में थोड़ा ना बताएगा, लेकिन आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपको घुमाने के लिए बता देगा सभी को। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी कि जितने भी पदाधिकारियों की सैलरी होती है ना, वो अनुसूची 2 के तहत मिलती है। ठीक है, तब आपके दिमाग में 1 मिनट में आ जाए करेगी, हाँ यार राज्यपाल की भी तो अनुसूची 2 के तहत ही मिलेगी, लेकिन नहीं, इसके लिए पर्टिकुलर क्या है, एक अनुच्छेद बनाया हुआ है 158, उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा। अभी अपन ने पढ़ा ना ये देखो कितनी उसको सैलरी मिलेगी, 3.5 लाख रुपए, ये इसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी क्लियर थी, अनुसूची 2 के तहत नहीं मिलती है इसको, इसके लिए उसका क्या है, पर्टिकुलर अनुच्छेद है। ठीक है, इतनी चीज़ अपने को इसके अंदर अभी तक के लिए पढ़नी थी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या आता है, 159। 159 में अपन ने क्या देखा था, यह से दूसरे से का क्या मतलब होता है, शपथ। क्या हो जाएगा, शपथ। अब शपथ में देखिए, शपथ में क्या हो जाएगा, इसको शपथ, जैसे मतलब कोई भी पद ग्रहण करेगा तो पद ग्रहण करने से पूर्व क्या होती है, एक शपथ ली जाती है। ठीक है, तो शपथ इसको कौन दिलाता है, राज्यपाल को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर मान लो ये अनुपस्थित हो कौन, हाई कोर्ट का सीजे, तो उस टाइम पे उसको शपथ कौन दिलाएगा, उस टाइम पे जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम
जज होगा वो क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम जज क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। समझ में आ गई बात। मतलब शपथ कौन दिलाएगा, पहली बात तो ये देखना है अपने, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट मत कर देना, ठीक है। हाई कोर्ट का कौन, चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है किसको, राज्यपाल को। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है, अनुपस्थित है, पद खाली है, मर चुका है, कुछ मर्जी हो गया चाहे उसको, उसकी अनुपस्थिति के अंदर कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज है वो क्या दिलाएगा, इसको शपथ दिलाएगा। होगी इतनी चीज क्लियर। 159 अनुच्छेद कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हो रहा है वो अपन देखते हैं। देखो ये शपथ किस चीज की लेता है, ठीक है, ये शपथ लेता है संविधान के संरक्षण की, संविधान के संरक्षण की, ये ध्यान रख लेना। संविधान के संरक्षण की शपथ कौन लेता है, तो वो लेता है राज्यपाल। जनता के कल्याण की लेता है, ऐसे तो अपन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के संरक्षण की शपथ कौन लेता है, तो वो कौन लेता है, राज्यपाल, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब अपन ने अनुसूचियां पढ़ी थी ना, उसमें अनुसूची 2 है ना, 2 के अंदर तो क्या है, पेमेंट, यानी कि जितने भी तनख्वाह मिलती है ना वो अनुसूची 2 में लिखी हुई है, ठीक है। अनुसूची में 2 में क्या लिखी हुई है, पेमेंट कि क्या क्या सैलरी मिलेगी, किस किस को क्या क्या सैलरी मिलेगी। वहीं अनुसूची 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 के अंदर लिखा हुआ है ओथ, मतलब शपथ किन किन को कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है। अब देखो बाकी सभी पदों की क्या है, अनुसूची 3 में जो ओथ है वो वहीं पे लिखी हुई है बाकी पदों की, लेकिन वापस राज्यपाल के पद का जो शपथ है वो कहाँ उल्लेख आ रहा है, 159 में। तो अब अनुसूची 3 में तो इसके बारे में नहीं लिखा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अगर अनुच्छेद के अंदर उसके शब्द का प्रावधान दे चुके हैं तो वो अनुसूची 3 के अंदर क्यों देंगे, इतना फोकट का टाइम उनके पास नहीं है, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो आपको क्या याद करना है कि अनुसूची 3 के अंदर, अनुसूची 3 में शपथ, राज्यपाल की शपथ, किसकी, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। प्रावधान क्या है, नहीं है। हो गई थी चीज क्लियर कि अनुसूची 3 के अंदर क्या है, यानी कि शपथ का प्रावधान नहीं मिलता है। और एक ध्यान रख लेना, उनकी पेमेंट यानी कि उनकी सैलरी का प्रावधान अनुसूची 2 में नहीं मिलता है, ठीक है। होगी चीज क्लियर, इतनी चीज आई समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 160 के अंदर सिर्फ आपको इतना याद करना है, कुछ आकस्मिक मतलब कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पे जो मैंने शुरुआत में बताया था, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किस हिसाब से होता है, बस वही है। और 160 अनुच्छेद ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर आकस्मिक ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। और जिस बुक का रेफरेंस लेके मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैंने पढ़ा है या जिन जिन टीचर से मैंने पढ़ा है उन्होंने भी सिर्फ इतना ही बताया था कि कुछ आकस्मिक कंडीशंस होती है, उसके अंदर क्या राज्यपाल को कुछ कर्तव्य मिलते हैं, राष्ट्रपति देता है, बस इतनी बात आपको याद करनी है, बाकी पूछा ताछा कभी नहीं गया है, ठीक है। तो 160 कंप्लीट करते हैं अपन ऐसे ही गोली देकर। उसके बाद आता है 161 में क्या याद किया था, 6 से क्या याद किया था, क्षमा दान। अब क्या है, राज्यपाल क्षमा दान भी कर सकता है, किस किस चीज़ में। पहली बात तो ये कि वो अगर राज्य सूची का कोई विषय है, कोई अगर राज्य सूची का विषय है या फिर समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची और राज्य सूची क्या होती है ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सूचियाँ 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची देखो वो विषय जिस पे केवल और केवल केंद्र कानून बनाएगा उनको बोलते हैं केंद्र सूची। उसका देख वो विषय जिन पे केवल और केवल राज्य कानून बना सकता है उसको क्या बोलते हैं, राज्य सूची। और वे कानून जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची, ठीक है। तो अब केंद्र के कानून पे अपन ने क्या देखा था शुरुआत के अंदर, इसकी जो अपन ने देखा था विस्तार देखा था, अभी अपन नेक्स्ट वही देखेंगे पॉइंट। इसका विस्तार कहाँ तक होता है, तो वो होता है इसके राज्य के क्षेत्राधिकार तक। अब राज्य का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, राज्य सूची के विषयों पर तक है, और एक समवर्ती सूची, क्योंकि यहाँ पे केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, ठीक है। तो जो समाधान की शक्ति है ना वो उसको राज्य सूची और समवर्ती सूची के अगर विषयों में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको वो क्षमा कर सकता है, कौन,
राज्यपाल, पहली चीज़ तो याद करनी है। दूसरी बात ये कि ये मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड व जो सैन्य कानून है उनमें सज़ा माफ़ नहीं कर सकता, सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्या करनी है, याद करनी है। क्षमादान क्षमा किस विषय पे कर सकता है? राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय होंगे उन पे क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और मृत्युदंड व सैन्य कानून के तहत अगर किसी बंदे को सजा हुई है तो उसको माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, होगी इतनी चीज़। 161 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन 162। 162 का क्या मतलब हो गया कि अपन ने क्या देखा था, 6 मतलब विस्तार, कि राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होता है। तो राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होता है, राज्य की सीमा तक। अब वो सीमा वर्चुअल भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है। वर्चुअल कैसे कि अगर वो मध्य प्रदेश में जाके काम नहीं कर सकता है। और वर्चुअल कैसे होगी? वर्चुअल होगी जैसे कि वो समवर्ती सूची, ये उसकी सीमा ही तो है, समवर्ती सूची। और कौन सी होगी? राज्य सूची। यहाँ तक ही क्या होता है, इसका क्या होता है, विस्तार होता है। इनकी शक्तियों का क्या होता है, विस्तार होता है। मेरे हिसाब से ये 162 तक के जो मैंने अनुच्छेद बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। ज़्यादा इनमें पढ़ने वाली कोई चीज़ है नहीं। अब क्या करते हैं, अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये तो हो गए थे अपने जो संविधान में डायरेक्ट दिए हुए हैं कि इनके बारे में, राज्यपाल की शक्तियों के, राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अब अपन क्या करते हैं, इनकी कुछ शक्तियाँ, कुछ उनको एडिशनल चीज़ें मिली हुई ना, उन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और साथ साथ में अपन इनके चीज़ें धीरे धीरे करते आगे चलते जाएंगे। अब अपन वो कुछ देखते हैं जिसके अंदर क्या है, कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। विशेषाधिकार के लिए अपने एक अनुच्छेद याद करना है अपने को, अनुच्छेद 361। अब से मैं आपको बार बार, देखो ऐसा है, अनुच्छेद जितने मर्जी रटते रहो, खूब सारे हैं। ठीक है, याद होते भी नहीं है। बार बार अपन उनको बोलेंगे, मैं आपसे बार बार पूछूंगा, 2-3 बार मैं बोलूँगा, 1-2 बार आप बोलोगे। आपके दिमाग में जब ऑप्शन 4 आएंगे तो उसके अंदर से आप राइट क्लिक करके आगे निकल जाओगे। वैसे अगर आप सोचोगे यार इतने सारे अनुच्छेद हम कैसे याद करें, तो नहीं याद होंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी बोलते हैं ना, वो चीज़ आप करोगे तो आपको चीज़ें अपने आप याद रहने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो पहले अपन कितने बड़े 10-12 पढ़े हैं। अब आपको पहला अनुच्छेद कौन सा याद करना है, 361। 361 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के विशेषाधिकार। अब राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार है, वो विशेषाधिकार कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। देखो, राज्यपाल का जब उसने पद धारण किया हुआ है ना, उस टाइम पे किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। अगर मान लो कोई बंदा राज्यपाल बन चुका है, उसके बाद में अगर कोई बोले कि इसने तो मेरी पॉकेट मार ली थी या इसने मेरे को ज़मीन मार ली है, ठीक है, तो कोई भी न्यायालय के अंदर इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। पहली चीज़ तो अपने को ये याद रखनी है कि पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। समझ गए, मतलब कोई आपराधिक मुकदमा इस पे दर्ज हो ही नहीं सकता राज्यपाल के, जब तक कि क्या है, वो राज्यपाल के पद पे रहे। जिस दिन उसने राज्यपाल का पद छोड़ दिया उसके बाद भले ही हो सकता है उस पर जो भी हो, उसके बाद तो चाहे गाली काटने का आरोप लगा दो कि भाई साहब राज्यपाल, ये जो पहले राज्यपाल था इसने मेरे को गंदी गाली निकाली है तो मैं इस पर केस कर रहा हूँ, तो बस बात खत्म, केस हो जाएगा। लेकिन जब तक वो पद पर है उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में आपराधिक गतिविधियों के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं होगी।
पहली चीज़ तो आपको करना है ये ध्यान में। दूसरी चीज़ ये, अब देखो शुरुआत में अपन ने क्या देखा था कि राज्यपाल जो होता है ना वो अपने सारे काम करता है किसके सहायता से, नीचे जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। मतलब इनको कौन बोलता है? राज्यपाल को मुख्यमंत्री बोलेगा, मंत्रिमंडल बोलेगा, तभी तो राज्यपाल क्या करेगा, कोई साइन करेगा, कोई काम करेगा। ठीक बात है ना। कि अगर मान लो राज्यपाल काम कब करता है, जब मंत्रिमंडल या फिर मुख्यमंत्री इसको जाके सलाह देता है कि भाई साहब ये काम करो। अब अगर मान लो उस कंडीशन के अंदर राज्यपाल से कोई गलत काम हो जाए, मतलब कोई ऐसा लॉ या ऐसा कानून पास हो जाए जो कि सही नहीं है, तो राज्यपाल कहीं पे भी जवाबदेह नहीं है। ठीक है, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कोई भी बंदा उसको जाके न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है कि भाई साहब इसने गलत जो बिल है वो पास कर दिया, या फिर इसको ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कोई कार्य करता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ सलाह दी जाती है। और सलाह कौन देता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल देता है उसको, या फिर ये मुख्यमंत्री देता है। ठीक है, तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कहने का तात्पर्य ये है, पद पे रहते हुए अगर ये सरकारी कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई साहब इसने काम गलत किया, इसको तो पकड़ के सजा करो। ठीक है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इसने जो काम कर दिया मतलब कर दिया। ठीक है, होगी बात समझ में। इसका अपन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शक्तियों, मतलब पद पे रहते हुए शक्तियों के प्रयोग या पालन करने पर किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते हैं। होगी थी चीज़ क्लियर? समझ में आ गई चीज़? मतलब विशेषाधिकार मिले हैं उसको कुछ ना कुछ। अब विशेषाधिकार क्या क्या मिले हैं? 361 में 361 के अंदर क्या मिला है इसको? विशेषाधिकार मिला है। अब पहला विशेषाधिकार क्या मिला है कि पद पे रहते हुए किसी भी न्यायालय में इसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, कोई भी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है? ये अपनी कोई भी शक्तियों का प्रयोग करेगा या फिर पालन करेगा तो उसके लिए यह किसी भी न्यायालय में जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं है कि भाई साहब ऐसा मैंने क्यों किया था। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ और याद करनी है। मान लो कि जैसे कोई राज्यपाल है, राज्यपाल अगर कोई व्यक्तिगत कार्य करता है, व्यक्तिगत कार्य मतलब अपनी वाइफ के साथ कोई लड़ाई कर लेता है, या अपने बच्चे को पीट देता है, या फिर वाइफ के साथ मतलब कोई भी ऐसा घरेलू कोई मैटर हो। ठीक है, मतलब सिविल के अंदर जहाँ पे कार्रवाई हो सकती हो वहाँ पे इसके खिलाफ क्या है? कार्रवाई हो सकती है। सिविल मुकदमे जो भी हों उनके अंदर क्या है? इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। मतलब जैसे मान लो कि राज्यपाल कोई व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, उसने कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य किया और वो गलत कार्य कर दिया उसने, तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है? मुकदमा हो सकता है। उसके खिलाफ क्या हो सकती है? कार्यवाही हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 देखो, पहले तो जो यहाँ पे लिखता हूँ, सिविल या फिर व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या 3 कंडीशन क्या क्या होगी? पहली कंडीशन, इसके लिए राज्यपाल को लिखित में सूचना देनी होगी। राज्यपाल को लिखित में सूचना देनी होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसी सूचना मतलब कम से कम 2 महीने का समय देना होगा राज्यपाल को कोई भी कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने सूचना दी कि भाई राज्यपाल को लिखित में सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा करे केस आया और अब क्या कर रहे हैं? हम आपके खिलाफ केस कर रहे हैं। तो कम से कम क्या है? 2 माह का समय दिया जाना चाहिए। और तीसरा, जिस भी बंदे ने मुकदमा किया है उसकी पूरी की पूरी डिटेल, नाम, पता, हर चीज़ डिटेल किसके पास जाएगी?
राज्यपाल के पास, उसके पश्चात ही क्या है कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ठीक है, परिवादी का क्या है, नाम पता वगैरह सब देना होगा किसको, राज्यपाल को, उसके पश्चात ही क्या है कार्यवाही हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर किसके अंदर पूछे जाते हैं, आरएएस के अंदर, मेंस के अंदर ही पूछे जाते हैं। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि राज्यपाल से संबंधित कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो 361 के अंदर मिलता है। होगी थी चीज़ क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे अपन देखते हैं अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 166 में लिखा गया है कि राज्य के समस्त कार्य होंगे ना, कार्यपालिका के कार्य होंगे, वो किसके नाम से किए जाएंगे, मतलब उन पे नाम किसका होगा, तो उन पे नाम किसका होगा, राज्यपाल का। समझ गए इस बात को, मतलब कोई भी बिल पास करना है तो उस पर लास्ट में साइन किसके होंगे, राज्यपाल के होंगे। कोई भी नया मतलब कार्य करना है तो उस पर भी साइन किसके होंगे, राज्यपाल के होंगे। मतलब हर चीज़ के ऊपर जो भी कार्यपालिका के कार्य होंगे ना, उनके ऊपर साइन किसके होंगे, राज्यपाल के होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से होगी, राज्यपाल के नाम से होगी। मतलब कोई भी बिल होगा तो या तो क्या राज्यपाल उस पर साइन करेगा या फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी जो उसके अपॉइंट किए होंगे वो उस पर साइन करेंगे, तभी ही कार्य संपन्न होगा। कुल मिला के मोटा मोटा आपको इतना याद करना है कि राज्य के अंदर कोई भी काम होगा वो राज्यपाल की अनुमति से ही होगा या फिर राज्यपाल के नाम से ही होगा। होगी थी चीज़ क्लियर। अपन ने अलग से अनुच्छेद कौन से देख लिए, 361 और 166। ठीक है, देख लिए। अब देखते हैं अपन 167। 167 में क्या है, तीन चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए अंदर, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है, मतलब मुख्यमंत्री जो टॉपिक है ना वो अपना 167 में एक में ही सलट जाएगा सारा। अब मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है, पहला कर्तव्य क्या है, जो सरकार की विधायी सूचनाएं होती है ना, सरकार की विधायी सूचनाएं, विधि विधान से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं वो राज्यपाल को प्रोवाइड करवाता है। सूचनाएं राज्यपाल को देता है। ठीक है, मतलब कोई भी विधि के विधान के संबंध में कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट मांग ली ना तो मुख्यमंत्री को बोलेगा कि मेरे को इससे संबंधित रिपोर्ट दो। तो ये सॉरी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो सरकार की विधायी सूचनाएं हैं वो राज्यपाल को प्रोवाइड करवाए अगर राज्यपाल उनसे मांग रहा है तो। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इसका क्या कर्तव्य है, कोई भी प्रशासनिक ठीक है या फिर कार्यपालिका से संबंधित कोई भी सूचना अगर राज्यपाल मांगता है तो सीएम क्या करेगा, उसको प्रोवाइड कराएगा, किसको, राज्यपाल को प्रोवाइड कराएगा। तीसरी बात, मान लो कोई एक विषय है, ठीक है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के अंदर कोई एक विषय था जिस पे क्या किया गया, किसी एक मंत्री ने पर्टिकुलर गया राज्यपाल के पास और बोला कि हमारे को ये बिल अभी क्या है पास करवाना बहुत ज़रूरी है, आप इस पे साइन कर दीजिए एक बार के लिए, मतलब अध्यादेश जारी कर दीजिए। अध्यादेश क्या होता है आपको आगे बताएंगे। तो उस पर क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही बैठक होती है, मतलब कोई भी सत्र शुरू होता है विधानसभा का, तो उस टाइम पे क्या है, राज्यपाल बोल सकता है किसको, मुख्यमंत्री को, कि आपका जो मंत्री उस दिन आया था उसने आके क्या किया था, एक अध्यादेश जारी करवाया था या फिर एक बिल साइन करवाया था, आप सभी लोग मीटिंग करो कि क्या वो बिल सही है या नहीं है। अगर वो बिल सही है तब तो उसको अपन बिल के रूप में आगे बढ़ा देते हैं, और अगर वो बिल सही नहीं है तो मैं उस अध्यादेश को क्या कर लेता हूँ, वापस ले लेता हूँ। समझ गए इस बात को। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, अपना भी सत्र होते हैं, ठीक है, मानसून सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, अलग अलग सत्र, बजट सत्र हो गया। मान लो कोई सत्र नहीं हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है, कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, विधानसभा खाली है, उस टाइम पे अचानक कोई काम आ गया, मान लो ये पर्टिकुलर काम आ गया। अब ये काम कौन करा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री। कौन करा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री को, क्योंकि कोई भी बिल पास होगा तो उस टाइम पे साइन किसके चाहिए, राज्यपाल के। तो ये स्वास्थ्य मंत्री क्या करता है, ये बिल लेके कहाँ पहुँच जाता है, राज्यपाल के पास। राज्यपाल को जाके बोलता है कि ये एकदम बिल सही है, आप एक काम करो, इस पर साइन कर दो।
ठीक है। और ये बिल को क्या करो, एक बार के लिए लागू कर दो। जैसे ही अपना ये सत्र कोई शुरू होगा विधानसभा का, तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, हम इस बिल को एक विधि विधान के रूप से इसको पास करवा लेंगे। लेकिन एक बार करना ये जरूरी है, जैसे कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है या कोई टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे बोले कि एक बार के लिए आप इसको लागू कर दो। राज्यपाल ने क्या किया, वो बिल लागू कर दिया, साइन कर दिया उस पर, ठीक है। साइन करने के पश्चात क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सत्र चालू हो गया, कोई भी सत्र चालू हो गया। सत्र चालू होने के बाद राज्यपाल क्या करेगा, किसको बोलेगा, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को क्या बोलेगा कि तुम्हारा ये स्वास्थ्य मंत्री आया था, इसने इस पर्टिकुलर बिल पे साइन करवाए थे, अब आप लोग मीटिंग करो इस बिल पे कि क्या ये बिल सही है या नहीं है। अगर ये बिल सही है तब तो क्या करता हूँ मैं, इस अध्यादेश को बिल बना के इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये बिल सही नहीं है तो इस जो मैंने अध्यादेश जारी किया था इसको क्या कर लेता हूँ, मैं समाप्त कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब ये बात किसको बोलेगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री अब क्या करेगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल की बात को मानने और सबसे पहले जा करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करे। होगी थी चीज़ क्लियर। 167 हो गया। अब करते हैं, देखो आज की क्लास थोड़ी सी मेरे हिसाब से लंबी ज़्यादा हो गई है, तो शायद ऊपर से न जाने लग जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। देखो ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लायक है नहीं, कल वाली जो चीज़ें थी सारी की सारी मैंने आज रिपीट किया, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से और बताया है, ठीक है। उसके बाद अपने अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अपन ने 3-4 अनुच्छेद अलग से पढ़े हैं। अनुच्छेद 361, उसके बाद में अनुच्छेद 166, 167, ठीक है। 3 अनुच्छेद ही अपन ने अलग से पढ़े हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके अंदर कोई बताने लायक ज़्यादा कोई रामबाण तो है नहीं कि मैं आपके अंदर घोल के पिला दूंगा। आप बस 1-2 बार इसको पढ़ना, मैं 2-2, 3-3 बार तो बोल चुका हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे कि हाँ यार मेरे को एक बार लास्ट में और बता दिया करो, तो मैं दोबारा बता दिया करूँगा। वैसे मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि जब भी कोई अपनी नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी ना, तो पिछली क्लास में जितना हो चुका है मैं सारा का सारा 2 या 4 मिनट के अंदर रिविजन करवा दूँ। मैं गारंटी लेता हूँ, आपसे मेरी पूरी क्लास मत लेना, लेकिन अगर आपने शुरुआत के 5 या 10 मिनट जब मैं रिवीजन करा रहा होता हूँ उस टाइम पे अगर गौर से आपने उस चीज़ को सुन लिया ना, तो आपके वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आज जो क्विज होगी उसको सभी जने क्विज देना, फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि देनी ही देनी है। आपको यहाँ पे छोटा सा काम लग रहा होगा कि यार ये क्या है, छोटा सा बिल्कुल काम है, इतने को क्या तो याद करें, हम पूरा दिन पड़ा होता है हमारे पास। बेटा दिन सिर्फ 1-2 दिन लगेगा, तीसरे दिन के बाद तुम्हारे पास इतनी चीज़ें आने लग जाएगी कि तुम्हारे को लगेगा कि यार हम क्या क्या पढ़ें। पहले दिन तुम स्किप कर दो कि यार एक बार पढ़ा हमारे को तो याद हो गया, दूसरे दिन जाओगे ना तो पहले वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी गायब होने लग जाएगी, ठीक है। तीसरे दिन फिर लास्ट वाली 2 चीज़ें गायब होने लग जाएगी। ऐसे करते करते आपके पास पोथियाँ की पोथियाँ जमा होती रहेगी। मेरी बात याद करके अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लो, आज से ही पढ़ना शुरू कर देना। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना तो कम से कम करते ही रहना, बाकी पढ़ो न पढ़ो तुम्हारी मर्जी, कुछ मर्जी करो चे, ठीक है। इस क्लास को कन्फर्म लेना है, इसके नोट्स बनाने हैं। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे को ये जो PDF है ये तुम्हारे को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करूँगा, यहाँ से पढ़ना यहाँ से पढ़ना। बाकी अगर तुम खुद के नोट्स बनाओ तो भी गुड इनफ है, अगर नहीं भी बना रहे तो मैं तुम्हारे को एक किताब है उसकी फ़ोटो भेज दूँगा, ये किताब तुम मंगवा लेना और उससे भी पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। कल की और परसों की 4 क्लास के अंदर अपना ये राज्यपाल कंप्लीट होगा। कल 1 क्लास और 2 क्लासेस हो रही, उसके अंदर क्या अपना राज्यपाल पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट जरूर देना, इसको लगातार पढ़ते रहना, 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार, जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहना, ठीक है। यही मूल मंत्र है पढ़ने का, याद करने का, रट्टा मारने का, इसके अलावा और कोई नहीं है। कितना मर्जी पढ़ लेना चाहिए आप, ठीक है। तो क्लास को करते हैं समाप्त, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।